दो चोर और जादुई पत्थर। एक नगर में दो चोर रहते थे, रघु और भीमा नाम के। दोनों चोर अब तक नगर में कई चोरियां कर चुके थे। चोरी से किए हुए माल को बाजार में जाके बेच देते थे और उनसे जो पैसे आते थे उन्हें खूब मौज मस्ती में उड़ा देते थे। जब नगर में चोरियां बहुत बढ़ गईं, कई लोगों के घर दुकानों से कीमती सामान गायब होने लगे, तो उन्होंने नगर के कोतवाली में जाके शिकायत की। उनकी शिकायतों को सुन के और बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए थानेदार ने अपने सिपाहियों को पूरे नगर में रात को चौकसी करने के लिए लगा दिया। अब रात को नगर के हर नाके पे एक सिपाही तैनात होता। सिपाहियों की तैनाती को देखते हुए दोनों चोर परेशान हो गए। रघु कहने लगा भीमा को, अब तो कहीं चोरी करने भी नहीं जा सकते। नगर के चप्पे चप्पे पर सिपाही खड़े हैं, पकड़े गए तो जेल में डाल देंगे। भीमा ने बोला, कुछ दिन इंतजार करते हैं, जब चोरियां नहीं होंगी तो थानेदार सिपाहियों को वापस बुला देगा। ये सोच के रघु और भीमा ने 4-5 दिन तक कोई हरकत नहीं की, लेकिन सिपाही अपनी चौकसी पर तैनात रहे। 4-5 दिन बीत जाने पर भी सिपाही नहीं हटे तो रघु फिर बोला, भीमा, सिपाही तो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो जो पैसे पिछली चोरियों से हासिल किए थे वो भी खत्म हो रहे हैं, अब आगे क्या खाएंगे? भीमा ने बोला, हाँ, बात तो सही है, हम अब और दिन नहीं बैठ सकते। आज रात को सिपाहियों की नजरों से बच के हाथ साफ करते हैं। फिर दोनों ने रात को चोरी करने का प्लान बना लिया। दिन भर उन्होंने खोजबीन की कि कहाँ चोरी की जाए, तो उन्हें एक सेठ का घर मिल गया जहां अंदर सेठ ने कुछ पैसे और गहने रखे थे। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर रात को सेठ के घर से हाथ साफ करने का प्लान बना लिया। रात हुई तो दोनों चोर छुपते छुपाते पहुंच गए सेठ के घर के बाहर। सेठ अंदर अपने कमरे में सो रखा था। कमरे की खिड़की थी जो लकड़ी और जाली की थी। भीमा ने अपने हथियारों की मदद से खिड़की की लकड़ी काट दी और जाली को तोड़कर दोनों अंदर कमरे में दाखिल हो गए। सेठ गहरी नींद में सो रहा था, तभी रघु का पैर नीचे रखे पानी के लोटे से जा टकराया। सेठ की नींद खुली तो वो चिल्लाया, चोर चोर! उसका चीखना सुन के दोनों चोर भाग खड़े हुए। बाहर नाके पर खड़े सिपाही के कानों में चोर चोर की आवाज पड़ी तो वो वहां सेठ के घर की ओर भागा। उधर दोनों चोर भाग ही रहे थे कि सिपाही ने देख लिया। सिपाही दोनों के पीछे भागने लगा। भागते भागते दोनों चोर नगर से बाहर निकल गए। नगर के बाहर एक पुराना खंडहर था। दोनों उसके अंदर चले गए। पीछे से सिपाही हाथ में डंडा और टॉर्च लेके आया। उसने चारों ओर टॉर्च मारी, पर वो चोर कहीं नहीं दिखे। रात के अंधेरे में तो सिपाही वापस लौट चला। रघु और भीमा दोनों खंडहर के अंदर छुपे हुए थे। फिर रघु बोला, शायद सिपाही वापस चला गया। भीमा ने थोड़ा बाहर आके देखा तो कोई नहीं था। वो बोला, हाँ, चला तो गया, लेकिन आज बाल बाल बच गए, तुमने तो मरवा दिया था। रघु बोला, मैं क्या करता, कमरे में अंधेरा था, ठोकर से लोटा गिर गया, लेकिन अब क्या करें, वापस नगर में जा नहीं सकते, सब सिपाहियों को पता चल गया होगा अब तक। भीमा बोला, अब तो आज रात यहीं काटनी पड़ेगी। आसमान में चांद निकला हुआ था, हल्के बादल छाए हुए थे और आगे जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रघु और भीमा दोनों ने जैसे तैसे रात खंडर में बिताई। सुबह हो चुकी थी, आसमान में सूरज निकल गया था। पंछियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। रघु और भीमा खंडर से बाहर निकल के आए। दोनों नगर की ओर जाने लगे कि तभी रघु की नजर दूर से आते दो सिपाहियों पर पड़ी। वहां बोला, भीमा, उधर देख, दो सिपाही इधर चले आ रहे हैं, शायद हमें ही ढूंढने आ रहे होंगे। भीमा ने बोला, हाँ, ऐसा ही लगता है, कल रात के अंधेरे में तो बच निकले थे, पर अभी बचना मुश्किल है। दोनों चोर जंगल की तरफ भागने लगे। भागते भागते दोनों जंगल में बहुत दूर तक आ गए। जंगल शांत था एकदम। चारों तरफ बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नीचे जमीन पर नहीं पड़ पा रही थी। सामने ही एक छोटा सा झरना बह रहा था। दोनों चोर पानी पीने के लिए झरने के पास चले गए। दोनों पानी पीने लगे कि तभी रघु की कमर में एक थैली बंधी थी जिसमें उसने कुछ रुपए बांध के रखे थे। अचानक वहां थैली पानी में गिर गई और झरने से बहने वाले पानी के बहाव में बहने लगी। ये देख रघु उसके पीछे भागने लगा। पीछे से भीमा भी भागने लगा, पर पानी का बहाव बहुत तेज था। थैली बहे जा रही थी और रघु और भीमा उसका पीछा कर रहे थे। बहुत दूर निकल जाने पर एक जगह पर पानी नीचे ढलान से होके आगे बने तालाब में गिर रहा था। रुपयों की थैली भी पानी के साथ उसी तालाब में जा गिरी। तालाब बड़ा था, उसके चारों ओर हरी घास उगी थी और रंग बिरंगे फूल खिले थे और फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। रघु और भीमा भी तालाब में पहुंच गए।
रघु की नजर पानी की नीचे गिरी थैली पर पड़ी और उसने झट से हाथ डालकर थैली निकाल दी। फिर दोनों वापस को जाने लगे। तभी भीमा की नजर तालाब में एक छोटे पत्थर पर पड़ी जो बहुत काले रंग का था। उसके आसपास पड़े बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग था। भीमा अंदर तालाब में गया और उसे उठा लाया। रघु ने बोला, ये कैसा पत्थर है, अजीब सा। भीमा ने उसे जेब में रख दिया और दोनों जंगल से निकल गए। चलते चलते दोनों फिर से खंडर में पहुंचे, पर तब तक वो दोनों सिपाही जा चुके थे। फिर दोनों चोर अंदर खंडर में चले गए और आराम करने लगे। कुछ देर तक नींद की झपकी लेने के बाद दोनों उठे। भीमा कहने लगा, इससे पहले कि रात हो जाए हमें नगर में वापस चलना चाहिए। यहाँ रात को रहने में खतरा है। पर रघु बोला कि कैसे जाएं? चारों ओर सिपाही लगे हैं, यहां से तो अंदर नगर में प्रवेश कर नहीं सकते। भीमा ने कहा, एक और रास्ता है, नगर के दूसरी तरफ से। वहां नगर का दूसरा द्वार है जो अब बंद कर दिया गया है। पर रघु को वो रास्ता पता नहीं था। वह बोला, कौन सा रास्ता? मैं तो नहीं जानता। तो भीमा जमीन में कुछ ढूंढने लगा। रघु बोला, क्या ढूंढ रहे हो? भीमा ने बोला, छोटा पत्थर, तुम्हें दूसरे द्वार का नक्शा बताने के लिए। रघु ने बोला, जो तालाब से मिला था काला पत्थर जेब में है तुम्हारी, उससे बना के दिखा दो। भीमा ने जेब से वो पत्थर निकाला और खंडर की दीवार पर एक द्वार बनाने लगा कि ऐसा द्वार है नगर के उस तरफ से। तभी कुछ देर बाद दीवार पर बनाया वो द्वार चमकने लगा। ये देख दोनों हैरान हो गए। फिर उस द्वार के अंदर दिखने लगा कुछ अंधेरा अंधेरा सा। रघु बोला, इस पत्थर से बनाया द्वार तो जीवित हो गया, ये कैसे हो गया? भीमा बोला, अंदर जाके देखते हैं, यह सच है या ऐसे ही। फिर दोनों ने पैर उस द्वार के अंदर रखे और दोनों अंदर चले गए। पर अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बाहर आ गए और बैठ गए। फिर भीमा कुछ सोच में बैठ गया। रघु ने बोला, क्या सोच रहे हो? भीमा बोला, लगता है ये कोई जादुई पत्थर है जिससे कुछ भी बनाओ वो जीवित हो जाता है। और हमने जो द्वार बनाया उसका अंदर जाने का रास्ता तो बनाया, पर दूसरी तरफ से बाहर आने का रास्ता नहीं बनाया। शायद इसका रास्ता कहीं और जाके बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है फिर तो हमारे हाथ किस्मत का खजाना लग गया। फिर भीमा ने एक योजना बनाई और रात होने पर रघु को पत्थर देके छिपते छिपाते नगर में भेज दिया और उसे बोला कि कोई अच्छी जगह देख के किसी दीवार पर ऐसा ही द्वार का चित्र बनाए। रघु ने एक सुनसान जगह पर जाके एक दीवार पर द्वार का चित्र बना दिया। इधर भीमा खंडर पे बने द्वार से अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था पर सामने से रोशनी नजर आ रही थी। भीमा आगे चलता गया और सामने से वहीं पहुंच गया जहां रघु ने दीवार पे द्वार बनाया था। ये देख रघु चौंक गया। भीमा रघु के बनाए द्वार से बाहर निकल गया। फिर क्या था, दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों कहने लगे, अब तो हम कहीं से भी चोरी कर सकते हैं, किसी के भी घर के अंदर जा सकते हैं। फिर दोनों मिलके चोरी का काम करने लगे। सुबह होते ही रघु भेष बदलकर नगर में घूमता और किसी न किसी बहाने लोगों के घर में जाता और उनकी नजरों से बच के उनके किसी कमरे में द्वार वाला चित्र बना आता। फिर रात को दोनों खंडर में द्वार से जाते और उस घर में बने द्वार से निकल आते। वहां से रुपए और गहने उठा के वापस खंडर में पहुंच जाते और फिर कपड़े से उस द्वार को मिटा देते। उसे मिटाते ही दूसरी तरफ का द्वार भी मिट जाता। फिर अगले दिन खंडर में एक नया द्वार बना के फिर किसी के घर में जाके और वहां भी द्वार बना के चोरी कराते। अब नगर में रोज चोरियां होने लगी। लोगों के पैसे, गहने सब चोरी होने लगे, लेकिन पता ही नहीं लगता चोरी किसने की। परेशान होके नगरवासी कोतवाली पहुंच गए। कोतवाल ने सबकी बातें सुनी और बोला कि हर जगह सिपाही खड़े हैं, फिर ये चोरियां कौन कर रहा है? न घरों के ताले टूटे हैं, न किसी के आने का पता चलता है, फिर भी कीमती गहने पैसे चोरी हो रहे हैं। इस सवाल ने कोतवाल को परेशान कर दिया। बहुत सोचने पर कोतवाल ने भी चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने नगर के एक सेठ को बोला कि वो नगर में ये अफवाह फैला दे कि उसे कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। सेठ ने वैसा ही किया। उधर रघु दिन भर भेष बदल के नगर में घूमता था कि किसके घर में रुपए गहने होंगे। अब ये खबर सुनते ही रघु ने भीमा को जाके बता दी कि एक सेठ के यहाँ बहुत धन है। भीमा ने रघु को भेज दिया उस सेठ के घर में। अब रघु पहुंच गया वहां एक भिखारी बनके और उनके दरवाजे पे आके बोलने लगा कि वो भूखा है, कुछ खिला दो। सेठ की पत्नी ने देखा और बोली कि अभी लाती हूं। फिर वो अंदर चली गई उसके लिए रोटियां लाने। तभी रघु चुपके से सेठ के अंदर कमरे में चला गया और वहां दीवार पर द्वार का चित्र बना के बाहर आ गया। लेकिन उसे ऐसा करते सेठ दूसरे कमरे की खिड़की से देख रहा था। फिर सेठ की पत्नी उसे रोटी लाके देती है और रघु वहां से चला जाता है।
फिर सेठ अपने कमरे से निकल के उस कमरे में जाता है जहां रघु ने दीवार पे चित्र बनाया था। पर सेठ को समझ नहीं आता। वो मन में सोचता है कि दाल में कुछ काला है। वो जाता है और कोतवाल को ये सब बता देता है। फिर कोतवाल उसे रात का इंतजार करने को कहता है। शाम होती है, सूरज डूबने वाला होता है। कोतवाल और सेठ दोनों उसी कमरे में दरवाजा लगा के बैठ जाते हैं। अंधेरा होने लगता है। उधर भीमा और रघु दोनों खंडर में पहुंच जाते हैं और दीवार पर द्वार बना लेते हैं। फिर रात हो जाती है और दोनों उस द्वार से प्रवेश करते हैं और सेठ के कमरे में बने द्वार से जैसे ही बाहर आते हैं कि कोतवाल दोनों को पकड़ लेता है। और ये देख कोतवाल और सेठ हैरत में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या है। फिर कोतवाल दोनों को बोलता है कि तुम ही सारे नगर में चोरी कर रहे थे, अब सच सच बताओ ये मांजरा क्या है। कोतवाल के डांटने पर रघु सब कुछ उगल देता है। फिर कोतवाल उनसे वो जादुई पत्थर ले लेता है और सिपाहियों को बुलाकर उन्हें कैद खाने में डाल देता है।